हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस वीडियो में हम टेकअप करेंगे इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की पावर टू फाइट आउट डिजीजेस। बाहर से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आता है जो अंदर आकर हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसे हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी को जनरेट करने वाला। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की फाइटर्स हैं जो कि बाहर से आने वाले मतलब फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो यही सारा सिस्टम जो इन एंटीजन्स एंटीबॉडीज की इंटरेक्शन पे बेस्ड है, दिस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को ही हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज पावर ऑफ द होस्ट टू फाइट ऑफ डिजीजेस। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट जो बाय बर्थ है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ऐसी इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आएगा वो उससे फाइट आउट करेगी। वेयर एज जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो लाइफ टाइम में कोई पर्सन एक्वायर करता है और ये पैथोजन स्पेसिफिक होगी, तो प्रीवियस मेमोरी की बेसिस पे ये एक्ट करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। इसमें बेसिकली कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स। हमारी स्किन एक फिजिकल बैरियर है, इसी तरह जितनी एपिथेलियल लाइनिंग है अंदर हमारे सारे म्यूकोजा की, वो सारी की सारी एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करती है। दूसरी तरह के बैरियर्स की बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? जैसे कि हमारे स्लाइवा में लाइसोजाइम्स होते हैं, आईज में जो टीयर्स हैं उसके अंदर लाइसोजाइम की प्रेजेंस, उसी तरह से एसिड स्टमक के अंदर या सेरोमन जो है वैक्स ईयर के अंदर, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। सेलुलर बैरियर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी बॉडी के ल्यूकोसाइट्स WBCs जो हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोल्यूकोसाइट्स PMNL जिन्हें बोलते हैं, या मोनोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। ये सब क्या हैं? ये फेगोसाइटोसिस से मतलब एनगल्फ करके किलिंग कर देते हैं। नेचुरल किलर सेल्स भी किलर सेल्स हैं और मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सर्कुलेशन जब किया था। तो ये सारे के सारे फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स हैं। लास्ट बैरियर्स आर साइटोकाइन बैरियर्स, जो कि इंटरफेरॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे होता है कि हमारी बॉडी पे जब हमारे सेल्स पे कोई वायरस अटैक करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है। इन प्रोटीन्स को इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। दे आर होस्ट स्पेसिफिक नॉट वायरस स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि जब कोई नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा, चाहे वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, नॉट दैट पर्टिकुलर वायरस ओनली, तो वो उसमें एक्टिवेट हो जाएंगे और इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो थी इन्नेट इम्यूनिटी। अब अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे होगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक हमारा होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, मतलब अभी हमने बात की थी ना कि जो इन्फेक्शन हुआ उसके होने की वजह से बॉडी ने जब एंटीबॉडीज बनाई तो उसे हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला। इनिशियल एक्सपोजर हुआ, बॉडी ने स्पेशल सेल्स बनाए। क्या सेल्स बनाए? बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। बी फॉर बोन मैरो एंड टी फॉर थाइमस। जहाँ जहाँ इनकी मेच्योरिटी होती है उस बेसिस पे इनके नाम है लिम्फोसाइट्स के। बी लिम्फोसाइट्स एक बड़ा सा प्लाज्मा सेल बनाते हैं। वो प्लाज्मा सेल्स फर्दर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडीज कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, IgA, IgE, IgM, IgG, IgD। ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं जो कि अलग अलग टाइम पे एक्ट करती हैं। ये क्या करेंगी? ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स
को कंट्रोल करेंगी। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ हैं, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लड में, इसके ब्लड के प्लाज्मा में होती हैं, इसलिए ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती हैं। इसके कंट्रास्ट में टी लिम्फोसाइट्स खुद तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में। तो जितनी भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब जो टिश्यू ग्राफ्टिंग है या इस सारे चीज़ में इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, वो टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। तो इसी बेसिस पे हम इम्यूनिटी को भी एंटीबॉडी मेडिएटेड एएमआई या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरी तरफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या टी लिम्फोसाइट्स वाली इम्यूनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम जस्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ही कर रहे हैं जब से ये इम्यूनिटी वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। पहले इननेट और एक्वायर्ड की बात की, फिर अब उसके अंदर बैरियर्स की बात करने के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर फिर से बी और टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी की डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। अब इसी तरह से एक और चीज़ आती है इसमें, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या डिफरेंस है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइम पे प्राइमरी रिस्पॉन्सेस जब इनिशियल एक्सपोजर होगा तो जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसके बाद बी और टी लिम्फोसाइट के पास कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स का फंक्शन ये है कि ये प्रीवियस एक्सपोजर को याद रखते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे एक्ट। तो उस प्रीवियस एक्सपोजर की बेसिस पे मेमोरी सेल्स बनी हुई एंटीबॉडीज़, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी ने जो पिछले एक्सपोजर पे बनाई थी, वो फटाफट आके एक्ट करती हैं। यही रीज़न है प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो माइल्ड होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच इज़ वेरी हाई। तो मतलब मेमोरी हुई एनकाउंटर से, जिसकी वजह से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू द प्राइमरी वन। अब इसी कनेक्शन में हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को ज़रा देखते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसको डिस्क्राइब करने का एक बहुत ही कार्टून वाला तरीका है कि H2L2 से इसे डिस्क्राइब किया जाता है। H2L2 मीन्स 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइटर चेन्स। आप देख सकते हो वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, और इस वाई शेप स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं। ये चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से अटैच्ड रहती हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके सब पार्ट्स में हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो कि FAB फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग कहलाता है। एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर जो स्लॉट बने हुए हैं यहाँ पर आके एंटीजन अटैच होता है। नीचे वाले हिस्से को FC बोलते हैं, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो ये 2 पार्ट्स में डिविजिबल है, FAB एंड FC। इसके अंदर एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके डिटेल्स हम वेरियस प्लेसेस पे करते रहे हैं। जैसे कि क्लोस्ट्रम की अंदर जो है वो IgA की प्रेजेंस होती है। ये हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था, वहाँ पर हमने जब क्लोस्ट्रम की कॉम्पोजिशन की थी वहाँ किया था। तो वापस आते हैं हम एंटीबॉडी के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो जब होस्ट एंटीजन को एक्सपोज होता है, चाहे वो लिविंग हो या डेड माइक्रोब्स हो, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं होस्ट बॉडी में। ये स्लो प्रोसेस है, कुछ टाइम लेता है इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स आने के लिए। तो दिस इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब जब हमारी बॉडी खुद एक्शन लेती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन और खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है। इसके कंट्रास्ट में पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली किसी उसको बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, कहीं से फॉरेन एजेंट से
फाइट आउट करने के लिए। तो ये कब दिया जाएगा? जब हमें बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तब ये होगा। पैसिव इम्यूनिटी में मदर के क्लोस्ट्रम से जो फीटस में बेबी ने जो फीड ली, उससे मदर से क्लोस्ट्रम में वहाँ से IgA की ट्रांसफरेंस टू द ऑफस्प्रिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में, ये हमारे पास एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है इम्यून सिस्टम की मेमोरी को मतलब इस मेमोरी को यूटिलाइज करना। तो इसमें क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजेंस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शन लगा के, उससे बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, किसी पर्सन को आपने वैक्सीनेट किया है तो एसेंशियली वो अभी इम्यूनाइज नहीं हुआ है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बीच एक गैप होगा, जिस गैप में बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन या कोई जो टॉक्सिक सब्सटेंस डाला था या लाइव अटेनुएटेड इज किल्ड, जैसे वीक या हीट किल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो वो अगर डाले गए हैं, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जितनी देर में एंटीबॉडीज बनाएगी वो वाला टाइम पीरियड होगा। तो if a person is vaccinated, it doesn't mean he or she is immunized also. It takes some time, थोड़ी देर में वो रेडी होगी बॉडी उसके लिए। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है? इसी कनेक्शन में अगर हम बात करें तो क्या करते हैं कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे देते हैं। कब करेंगे? जब क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि किसी पर्सन को टेटनस या स्नेक बाइट के लिए ट्रीट करना है, तो उस केस में आप वेट नहीं ना कर सकते कि आप उसको पहले इंजेक्ट करो वीक एटेनुएटेड पैथोजन, फिर वो बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, उतनी देर में तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केस में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट कर ली जाती है। यहीं पर हम एक ब्रीफ सा मेंशन करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो जहाँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं कि जीन्स को मैनिपुलेट करके एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड को बनाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया चाहे ईस्ट की जो है होस्ट है लेके, तो मतलब ऐसे कर लेते हैं कि फॉर्मेशन हो जाती है एंटीबॉडी की। इसमें एक एग्जांपल है एनसीईआरटी पिकअप करती है, दैट इज हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ईस्ट से जो फॉर्म हुआ है, वो आरडीएनए का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जीज की। एलर्जीज क्या होती हैं? दिस इज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू एंटीजेंस। कैसे होता है? जैसे कोई डस्ट है, पॉलन है, इनसे लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं एक स्पेसिफिक सीजन में। जैसे तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी की टाइप है IgE। इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे स्नीजिंग हो गई, वाटरी आई हो गई, इसी तरह रनी नोज हो गया, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, ऐसी सी चीज़ों से हमें पता लगता है कि किसी पर्सन को एलर्जी है। इसके रीज़न क्या है? हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल्स हैं वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। क्या होगा? इसको ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं। तो एंटीहिस्टामिन्स में जैसे सेट्रोजिन हो गई, इसी तरह से एड्रेनलिन और स्टीरॉइड्स जो हैं वो सिम्टम्स को रिलीव करने के काम आते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। बहुत जब एलर्जिक रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है तो उस केस में हम उसको एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं। अब इसी कैटेगरी में डिजीज़ेस की ही इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट फंक्शन करने लग जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाती, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, मतलब अपने सेल्स को ही फॉरेन सेल्स समझ के उनकी किलिंग कर देती है।
तो इसके रीजंस कोई जेनेटिक भी हो सकते हैं या अननोन रीजंस भी हो सकते हैं। तो बॉडी सेल्स को अटैक करती है। इसमें एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल गिवन है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिशनली पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है एंड मायस्थीनिया ग्रेविस, ये इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी की। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे अंदर अगेन डिफरेंसेस की फॉर्म में ही है। लिम्फोइड ऑर्गन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इनको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों कहते हैं? जैसे वो रिस्पॉन्स था ना प्राइमरी और सेकेंडरी की, पहले आने वाला और बाद में आने वाला, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इस बेसिस पे है। प्राइमरी वो लिम्फोइड ऑर्गन्स जिसमें कि इमेच्योर लिम्फोसाइट हैं, वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स पे कन्वर्ट हुए। तो मतलब जहाँ फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पर ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाएंगे। 2 हैं हमारे बॉडी में, बोन मैरो और थाइमस, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। अब इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बाद बाकी के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, जहाँ से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से मतलब बोन मैरो और थाइमस से माइग्रेट होके लिम्फोसाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं इन जगहों पे। इनमें क्या क्या आता है? सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस एंड हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अगर हम बोन मैरो की एक एक करके टेकअप करते हैं ज़रा। बोन मैरो है जैसे, तो बोन मैरो में ब्लड सेल और लिम्फोसाइट्स सारे प्रोड्यूस होते हैं। अगर थाइमस की बात करें तो दिस इज कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थाइमस हार्ट के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। तो मतलब बर्थ के टाइम पे आपको पता है कि थाइमस जो है वो बड़े साइज़ का होता है एंड जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है ये एट्रोफी होना शुरू हो जाता है, मतलब धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन में बिल्कुल स्टोर हाउस होता है, दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी ब्लड बैंक। स्प्लीन में लिम्फोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, ये ब्लड बोन जो माइक्रोब्स है ना उनको सबको ट्रैप कर लेता है। बहुत बड़े साइज का रेजर्वोयर है एरिथ्रोसाइट्स का, एज वेल एज दिस इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ऑल्सो। तो इमरजेंसी ब्लड बैंक भी है और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है स्प्लीन। इस सब के अलावा हमारे पास हमारा जो लिम्फोइड टिश्यू है विच इज एसोसिएटेड विद मेजर ट्रैक्ट्स, जैसे कि वन सच एज माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसी तरह से दूसरा होता है बाल्ट, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू तो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू हमारा वही बनाता है जो माल्ट ही फ्रेम करता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो इम्यून सिस्टम में इतना ही। होप आप डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होगे इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्टिव एंड पैसिव में। तो आपको कैसे आएगा? एग्जाम्पल्स आएंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी लिम्फोइड कौन सा है, सेकेंडरी लिम्फोइड कौन सा है, प्राइमरी रिस्पॉन्स किस वजह से है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस वजह से है। अगर बैरियर्स की बात करें तो डिफरेंट बैरियर्स के एग्जाम्पल्स आप इनकी लिस्टिंग कर लेंगे और डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो हैं किस तरह से फंक्शन करती हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ डिफरेंसेस और कुछ एग्जाम्पल्स। और ज़्यादातर ये कंसेप्ट बेस्ड है, आपको क्रैमिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।